नमस्कार। कलाम अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक। एक बेहद महत्वपूर्ण कक्षा लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और आज की इस विशेष कक्षा को हम शुरू करें उससे पहले आपके मन में ये डाउट चल रहा होगा कि सर ये शादी ब्याह की लाइट जो है इसको आज बैकड्रॉप में क्यों लेकर आए हो। वो इसलिए प्यारे साथियों कि इस वक्त जिस सिद्धांत को समझने के लिए इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो के अंतर्गत जिस सिद्धांत को हमें समझना है उसे जानने के लिए इन लाइट्स के कॉन्सेप्ट को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि ये लाइट्स की जो आप एक रेखा चलती हुई देख रहे हैं कि एक पूरी लाइट की रेखा आ रही है, फिर नीचे जा रही है, वो आगे जा रही है, तो क्या वाकई में लाइट ऐसे जल रही है या फिर लाइट्स के अंदर जो बल्ब है उसमें एक जलता है, फिर उस समय दूसरा बंद होता है, फिर तीसरा जलता है तो दूसरा बंद हो जाता है, चौथा जलता है, तीसरा बंद हो जाता है, पांचवा तो चौथा, इस प्रकार से चीजें आगे बढ़ रही है तो हमें एक प्रकाश की रेखा चलती हुई दिख रही है। मुझे बताइए। तो आप कहेंगे साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप कि दरअसल लाइट नहीं चल रही है, रोशनी नहीं चल रही है, बल्ब इस तरह से जल और बंद हो रहे हैं, बुझ रहे हैं कि हमें यूं लग रहा है कि लाइट की एक पूरी रे चल रही है। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है फाई का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे जर्मन मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्थाइमर और उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा, एक बड़ी महत्वपूर्ण खोज और साहचर्य के सिद्धांत के खिलाफ में विरोध में एक बड़ा महत्वपूर्ण संप्रत्यय इसके जरिए दिया, जिसे कहा जाता है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद कुछ और नहीं है बल्कि यही बताता है कि किस प्रकार आप चीजों को पूर्ण रूप से देखें, समग्र रूप से देखें, समग्र रूप से उसका प्रत्यक्षीकरण करें, तभी जाकर आप उसे समझ पाएंगे। और ये जो लाइट का कॉन्सेप्ट उन्होंने समझाने के लिए दिया था उसी को फाई का कॉन्सेप्ट कहते हैं, PHI। आइए शुरू करते हैं आज की इस यात्रा को। सबसे पहले हम जानेंगे कि गेस्टाल्टवाद क्या है, फिर गेस्टाल्टवादी संप्रदाय से जुड़ा हुआ एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है जिसे वुल्फगैंग कोहलर का प्रयोग सूझ का सिद्धांत कहा जाता है, उसे समझेंगे। हम जानेंगे सूझ की विशेषताएं क्या है और इसके शैक्षणिक मूल्यांकन को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं गेस्टाल्टवाद क्या है। गेस्टाल्टवाद एक शब्द है जिसमें यह गेस्टाल्ट शब्द बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि यह ना तो अंग्रेजी का शब्द है ना हिंदी का शब्द है। जी हां, यह शब्द है जर्मन भाषा का। तो गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है किसी विषय वस्तु को पूर्ण रूप से या समग्र रूप से देखना, पूरी की पूरी समस्या पर एक साथ फोकस करना, ना कि उसके किसी अंश पर, ना कि उसके किसी भाग पर, ना कि उसके किसी क्षेत्र पर या हिस्से पर। और यही शब्द गेस्टाल्टवाद है जिसके बारे में सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक अपनी बात लेकर आए थे वो थे मैक्स वर्थाइमर, जिसे हम हिंदी भाषी लोग अक्सर मैक्स वर्दीमर पुकारा करते हैं। ये जो तस्वीर आप पहली तस्वीर देख रहे हैं ये मैक्स वर्थाइमर की ही तस्वीर है, दूसरी वुल्फगैंग कोहलर की है जिनके सूझ के सिद्धांत को हमें समझना है, और तीसरी तस्वीर है कर्ट कॉफका की। तो क्या है गेस्टाल्टवाद, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, किसी वस्तु को छोटे छोटे भाग में न देखकर पूर्ण रूप से देखना, पूर्ण रूप से उस वस्तु को देखना। बालक जब अधिगम करता है, यानी जब कुछ भी सीखता है, तो वस्तु के समग्र पक्षों का एक साथ
प्रत्यक्षीकरण करता है, एक साथ प्रत्यक्षीकरण करता है। और इसी के लिए अंग्रेजी में एक शब्द आया, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। होल इज ग्रेटर देन पार्ट। आप घरों में जब पंखा चलाते हैं, पंखा जब अपनी फुल स्पीड पर चल रहा होता है, तो क्या उस वक्त हम उस पंखे की जो तीनों ब्लेड्स हैं, उन तीनों ब्लेड्स को एक साथ देख सकते हैं? और क्या उन तीनों ब्लेड्स के एक साथ चलने के मूवमेंट को समझ सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। हम जब उस पंखे को चलती हुई उस फुल स्पीड में देखते हैं तो हमें लगता है बीच में एक चक्का चल रहा है और उसके चारों तरफ एक और चक्का चल रहा है, और यही पूर्ण रूप से देखकर फिर उसके एक एक अंश को समझना ही क्या है, गेस्टाल्टवाद है। यह संप्रदाय इस बात का विरोध करता है कि अधिगमकर्ता, जैसे आप लोग बताते थे इससे पहले, थॉर्नडाइक बताते थे, पावलोव बताते थे कि अधिगमकर्ता एक निष्क्रिय प्राणी की तरह यांत्रिक क्रियाएं करता करता चीजें सीख जाए। ये साफ रूप से कहते हैं कि इस तरह मशीनी तरीके से कुछ नहीं सिखाया जाएगा। व्यक्ति में खुद में उसकी सोच होती है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और वो स्वयं समस्या को देखकर उस समस्या का निदान खुद से सोच सकता है, क्योंकि वो समस्या के हर पक्ष का एक साथ प्रत्यक्षीकरण कर सकता है। आइए अब इस गेस्टाल्टवाद संप्रदाय से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को समझने की कोशिश करते हैं। गेस्टाल्टवाद को आपने समझा, उसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि गेस्टाल्टवाद से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमें पता होने चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि इससे पहले, मैक्स वर्टहाइमर के आने से पहले, अधिगम की जिस प्रक्रिया पर सबसे ज्यादा बल दिया जा रहा था वो थी साहचर्य विधि, जिसमें एक उद्दीपक था, उस उद्दीपक के साथ साथ अनुक्रिया करवाई जाती थी, और उसी अनुक्रिया के बार बार होने से अंततः ऐसा होता कि व्यक्ति अधिगम को प्राप्त कर लेता था, किसी न किसी चीज को सीख लेता था। लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मनुष्य जो है वो एक विवेकशील प्राणी है। तो गेस्टाल्टवाद के संप्रदाय की जब हम कमियों की बात करते हैं, या फिर माफ कीजिएगा, गेस्टाल्टवाद के संप्रदाय की जब हम खूबियों की बात करते हैं, विशेषताओं की बात करते हैं, तो पहला बिंदु जो इसमें एक विद्यार्थी को याद रखना चाहिए आपकी परीक्षा के लिए, वो ये है कि यह साहचर्य के विरोध स्वरूप अस्तित्व में आया। साहचर्य विधि, एसोसिएशन विधि जो बात करती है कि एक उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में आप एक पूरे अधिगम को डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने तो साहचर्य विधि का ही खंडन कर दिया। तो जब साहचर्य विधि का खंडन किया है तो आप मान लीजिए कि यह उद्दीपक अनुक्रिया को व्यर्थ मानता है, यह उद्दीपक अनुक्रिया को व्यर्थ मानता है। जो उद्दीपक अनुक्रिया को व्यर्थ मानता है वो इंद्रिय संवेदन को भी व्यर्थ मानेगा। और जो उद्दीपक अनुक्रिया को, इंद्रिय संवेदन को व्यर्थ मान रहा है, वो ये कह रहा है कि बालक पशु नहीं है, यांत्रिक नहीं है कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करो, बार 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 उसको एक कृत्रिम परिस्थिति देते हुए कृत्रिम उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया सिखा दो और उसको अधिगम कह दो। तो यह स्पष्ट रूप से कहता है कि बालक यांत्रिक नहीं है, बालक यांत्रिक नहीं है, यह आप याद रखिएगा। फिर यह किस बात पर बल देता है
तो ये एकीकरण पर बल देता है। समस्या के या फिर कोई भी वस्तु स्थिति आपके सामने आ रही है, जिस वस्तु स्थिति का आपको उत्तर निकालना है, तो उस पूरी वस्तु स्थिति, उस पूरी समस्या, उस पूरी प्रॉब्लम के एकीकरण पर यह बल देगा। यानी आप एक साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में उसके ऊपर सोचो। जब आप एकीकरण पर सोचोगे, इसका मतलब आप अपने सॉल्यूशन के सिंथेसिस पर बात कर रहे हो, आप अपने समस्या के संश्लेषण पर बात कर रहे हो, आप उसका समाधान प्राप्त करना चाहते हो, और यहां पर यह संश्लेषण पर भी बल देता है। संश्लेषण पर बल देगा। जो संश्लेषण पर बल दे रहा है वो जाहिर सी बात है, कहता है कि समग्र परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण द्वारा अनुक्रिया संभव है। और यह परीक्षण की कसौटी पर भी बल देगा। तो ये इतनी चीजें हैं जो हमें गेस्टाल्टवाद के जरिए याद रखनी चाहिए। पहली और सबसे महत्वपूर्ण कि साहचर्य के विरोध में यह आया, जो कहता है अंशकालिक रूप से या केवल समस्या के एक छोटे हिस्से पर विचार करके समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। यदि कोई मनुष्य अधिगम करना चाहता है तो उसे पूरी समस्या को एक साथ एक स्वरूप में प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन उसका करना पड़ेगा, तब जाकर वो उसका समाधान प्राप्त कर सकता है। और जब ये साहचर्य के विरोध स्वरूप हमारे सामने है तो जाहिर सी बात है ये उद्दीपन अनुक्रिया को भी व्यर्थ मानेगा, इंद्रिय माफ कीजिएगा संवेदन को भी व्यर्थ मानेगा। ये यह भी कहेगा कि बालक यांत्रिक नहीं है। ये समस्या के या प्रश्न के या विषय वस्तु के इंटीग्रेशन पर बल देगा, संश्लेषण या सिंथेसिस पर बल देगा, और कहेगा कि समग्र परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही अधिगम संभव है या अनुक्रिया संभव है, और परीक्षण की कसौटी पर यह बल देता है। जब मैं गेस्टाल्टवाद की बात करता हूं तो गेस्टाल्टवाद को लेकर यह महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। लेकिन गेस्टाल्टवाद को याद रखने के साथ साथ आपको याद रखना चाहिए इस महान मनोवैज्ञानिक को, जिनकी तस्वीर इस वक्त बीच में आप देख रहे हैं, जो एक जर्मन मनोवैज्ञानिक है और इनका नाम होता है वुल्फगैंग कोहलर। वो दौर था 1913 का, जब प्रिंसी स्टूडेंट्स, जब यहां से कट लगेगा, जब प्रुशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज उन्हें भेजती है कैनरी द्वीप पर वनमानुषों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उन पर प्रयोग करने के लिए। यह प्रथम विश्व युद्ध के दौर का समय था, जब 1925 के आसपास, 13 में वो गए थे और 1925 के आसपास ये महान मनोवैज्ञानिक अपनी एक पुस्तक लेकर आते हैं जिसका नाम होता है द मेंटालिटी ऑफ एप्स, यानी कि वनमानुषों की मानसिकता। और वनमानुषों की मानसिकता, वनमानुषों की मेंटालिटी के ऊपर लिखी हुई इनके किताब, और उसमें एक सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया गया इनका प्रयोग इतना ज्यादा प्रसिद्ध होता है कि वुल्फगैंग कोहलर का सूझ का सिद्धांत अपने आप में आज की तारीख तक अधिगम के सिद्धांतों में एक माइलस्टोन जगह रखता है। तो यहां पर एक और बात हमें पता चली कि वुल्फगैंग कोहलर, जिसका सिद्धांत अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वुल्फगैंग कोहलर का सिद्धांत है सूझ का सिद्धांत, जिसे हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे हम इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सूझ का सिद्धांत आखिर क्या है। तो आइए साथियों, इससे पहले मैं सूझ के बारे में आपको बताऊं कि सूझ क्या है, मैं आपको केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं। आपको सुनकर बड़ा अजीब भी लगेगा कि बेंजीन, अगर आपने नाम सुना हो, तो एक प्रकार का कंपाउंड होता है जो कुछ इस तरह से अपनी स्टेट को बदलता है, और इसी बेंजीन का जो स्ट्रक्चर केमिस्ट्री के अंदर दिया हुआ जाता है वो कुछ ऐसा होता है।
ये बात मैं साइकोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते आपको केमिस्ट्री पर इसलिए बता रहा हूं कि बेंजीन के इस स्ट्रक्चर की खोज जिस केमिस्ट्री के प्रोफेसर ने की थी, उनका नाम था केकुले। केकुले नाम के उन प्रोफेसर, मेरे कुछ साथी जो केमिस्ट्री के विद्यार्थी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस फैक्ट को जानते भी होंगे। केकुले साहब बहुत परेशान हो रहे थे कि कार्बन कार्बन के बीच में ये बॉन्ड आखिर बनेगा कैसे। बहुत परेशान, बहुत ज्यादा टेंशन में थे, और कहते हैं कि इस प्रक्रिया में जब वो ये चीज खोज रहे थे, सोच रहे थे, तो उनको अचानक से नींद आ गई। क्या आ गई? नींद आ गई। और नींद में उन्होंने देखा कि एक सांप है जो कुंडली मारकर बैठा है और घूम रहा है, और उसकी जो पूंछ है सांप की, वो उसके मुंह में चली गई है, और इस प्रकार से सांप घूमता जा रहा है। अचानक से उनकी आंख खुली और उन्हें लगा, यस, जिस कार्बन कार्बन के बॉन्ड को और कार्बन कार्बन की जिस अनस्टेबल स्टेट को मैं ढूंढ रहा था, वो तो दरअसल मुझे सपने में अपने आप पता चल गई। और उन्होंने फिर बेंजीन का जो ये स्ट्रक्चर है, ये दुनिया के सामने रखा। अब आप कहेंगे कि इस बात का हमारी इस सिद्धांत से क्या लेना देना? तो इस सिद्धांत से यही लेना देना है साथियों कि समस्या समाधान की प्रक्रिया में कई बार हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, हल नहीं मिलता, और अचानक से हल हमारे दिमाग में आता है, यस, यही तो है वो उत्तर, यही तो है वो समाधान जिसको मैं ढूंढ रहा था। और उसी समाधान की प्रक्रिया तक पहुंचने के लिए जो प्रत्यक्षीकरण की गति है, चीजों को संवेदन करके और उनके उत्तर तक जाने की जो परसेप्शन की स्पीड है, वो इतनी तीव्र होती है कि उसी को सूझ कहा जाता है। मैं एक चीज यहां पर स्पष्ट कर दूं, कुछ चीजें यहां पर आपको लिखी हुई मिल रही हैं, कुछ चीजें मैं यहां पर बता रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कलाम एकेडमी के एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहां पर वीडियोस का सेक्शन है। देखिए, आपके यहां पर ऊपर एक वीडियो लिखा हुआ आता है, और वीडियो के बगल में नोट्स लिखे हुए हैं। वहां पर आपको ये सारी चीजें हैंड रिटन नोट्स के रूप में मिल जाएंगी, वीडियोस और वीडियोस के साथ ये नोट्स। तो वहां से आप इनको हस्तलिखित नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप उन नोट्स को देखिए, उनका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, और यहां पर उन नोट्स को पढ़ के फिर आप वीडियो देखिए, ताकि आपको और बेहतर ढंग से चीजें समझ में आए। आइए अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि जिस सूझ की मैं बात कर रहा था, वो सूझ आखिर क्या है। सूझ, जिसको अंतर्दृष्टि भी कहते हैं, और जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इंसाइट। समस्या समाधान की प्रक्रिया में कई बार अचानक से कोई हल दिमाग में आता है, तब प्रत्यक्षीकरण की गति में तीव्रता से हुआ परिवर्तन सूझ कहलाता है। तो देखिए, सूझ क्या है, आगे समझते हैं। मैंने बताया कि किस तरह से अचानक से कोई हल आपके दिमाग में आया, और वहां से आपका जो प्रत्यक्षीकरण था उस समस्या को लेकर, उसकी गति में अचानक से वृद्धि हुई, वो गति अचानक से तेज हुई, और वही जो परिवर्तन हुआ उसकी गति में, वही परिवर्तन सूझ है। तो सूझ वास्तविक परिस्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक समाधान है। तात्कालिक समाधान है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये जो स्टेटमेंट है, ये गुड का दिया हुआ है, गुड का कथन है। अधिगम की यह प्रक्रिया समग्र परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर घटित होती है।
जो समग्र परिस्थिति है, जो पूरी परिस्थिति आपके सामने है, उस पूरी परिस्थिति को आप पूरी तरह से उसका परसेप्शन करें, उसे देखें, समझें और फिर उसी के आधार पर यह समस्या घटित होती है। माफ कीजिएगा, यह समाधान जो है आपकी समस्या का, वो समाधान आपको मिलता है या सूझ जो है वो आपको मिलती है। सीखना यांत्रिक नहीं है। मैं एक बार फिर बता दूं कि इससे पहले के जो मनोवैज्ञानिक थे, पावलव थे, थॉर्नडाइक थे, व्यवहारवादी थे, साहचर्य की बात जो करते थे, वो अधिगम को एक यांत्रिक प्रक्रिया मानते थे, एक मैकेनिकल प्रोसेस मानते थे। लेकिन गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि अधिगम एक अन्वेषणात्मक यानी कि एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस है। व्यक्ति एक्सप्लोर करता है खुद को। यह सिद्धांत सूझ के अचानक विकसित होने की वकालत करता है, यानी सूझ, इंसाइट जो है वो अचानक से दिमाग में आती है। इस बात को लेकर मुझे एक और थ्योरी, एक और एग्जाम्पल याद आ रहा है। उस एग्जाम्पल को भी आप याद रखिएगा, मेमोराइज रखिएगा। एक बड़े महान फिजिसिस्ट हुए हैं, भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर हुए हैं, आर्किमिडीज उनका नाम है, जिन्होंने यह बताया कि डेंसिटी जो होती है किसी भी विषय वस्तु की, वो क्या होती है और क्यों कोई चीज पानी में तैर सकती है, इसकी बात आर्किमिडीज करते हैं। कैसे कोई ठोस वस्तु पानी में तैर सकती है, मनुष्य पानी में तैर सकता है। कहते हैं कि आर्किमिडीज को उस वक्त के राजा, जो मानते थे कि बहुत बड़े साइंस के समर्थक थे, उन्होंने बुलाया और कहा कि देखो भाई, ऐसा है, मुझे बताओ कि कोई मनुष्य पानी में अगर तैरता है तो कैसे तैर सकता है, क्या इसके पीछे विज्ञान है, क्या भौतिक विज्ञान है। आर्किमिडीज ने कहा ठीक है साहब, ढूंढ लेंगे इसका अर्थ। आर्किमिडीज कई दिनों तक लगे रहे, शोध करते रहे, समझ में नहीं आया कि क्या कारण है भाई इसका। और कहते हैं एक दिन खुद आर्किमिडीज अपने बारे में ये लिखते हुए कहते हैं कि मैं नहा रहा था, अपने टब में पूरी तरह से नग्न अवस्था में नहा रहा था, और अचानक से कोई चीज आके, कोई बॉल आके या मेरा ही हाथ अचानक से पानी के एक हिस्से पे पड़ा और थोड़ा सा पानी वहां से छलक कर हटा, दूर हटा। हम कई बार पानी में कोई बॉल मारे, मग मारे, स्वयं पानी में जब कूदते हैं तो पानी छलक के थोड़ा सा साइड में होता है। तो वहां से उन्होंने कहा यार, मेरे दिमाग में एकदम से बात आई कि अगर कोई चीज पानी में तैरना चाहे तो उसको प्रतिक्षण अपने द्रव्यमान जितना, अपने वॉल्यूम जितना पानी डिस्प्लेस करना होगा, हटाते रहना होगा, और अगर वो उसे हटा पाए तो वो प्राणी वाकई में पानी में तैर सकता है। इस बात के आते ही उनके मुंह से एक शब्द निकला, यूरेका, यूरेका, यूरेका। यूरेका मतलब मिल गया, यूरेका मतलब मिल गया। और कहते हैं नग्नावस्था में ही आर्किमिडीज ने राजा के दरबार की तरफ दौड़ लगा दी कि राजा साहब, जिस समाधान को हम परेशान होकर खोज रहे थे वो तो अचानक से मिल गया। इसी यूरेका शब्द का इस्तेमाल कोहलर ने भी सूझ को समझाने के लिए किया, और सूझ के आने की प्रक्रिया को समझाते हुए कोहलर भी इसे यूरेका या फिर आहा अनुभव कहते हैं। आहा अनुभव कौन कहते हैं? कोहलर कहते हैं। किसके लिए? सूझ के लिए। अब इस सूझ को समझाने के लिए या सूझ के इस प्रयोग के ऊपर अपनी जो पूरी रिसर्च थी उसको बल प्रदान करने के लिए वुल्फगैंग कोहलर ने प्रयोग किए। आपको याद हो तो शुरुआत में मैंने क्या कहा था कि प्रशियन स्कूल ऑफ साइंसेज ने 1913 में उन्हें कैनरी द्वीप भेजा था वनमानुषों पर प्रयोग करने के लिए, और वनमानुषों पर प्रयोग के द्वारा ही कोहलर चर्चा में आए थे। आइए पहले कोहलर की वो वीडियो फिल्म देखते हैं जिसके जरिए हम कोहलर के वनमानुषों के प्रयोग को समझेंगे और उसके बाद उस प्रयोग से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को समझेंगे। मैं एक बार पुनः दोहरा दूं कि कोहलर का ऐसा मानना था कि सूझ या इंसाइट या अंतर्दृष्टि के जरिए अचानक से किसी समस्या का समाधान हमें मिलता है और वो समस्या पूरी तरह से हल की जा सकती है। और इसी बात को कोहलर ने चिंपांजियों पर अपने प्रयोग के जरिए समझाया। कोहलर जो प्रयोग कर रहे थे उस प्रयोग में एक महत्वपूर्ण चिंपांजी था जिसका नाम था सुल्तान। सुल्तान बड़ा ही बुद्धिमान था, तो एक प्रकार की समस्या जो सबके सामने रखी गई, देखा गया कि सुल्तान उस समस्या का बहुत ही शानदार तरीके से हल ढूंढ लेता था। पहले प्रयोग में
कोहलर ने क्या किया कि एक छत पर कुछ केले लटका दिए और नीचे कुछ बक्से रख दिए। हालांकि ये बड़ी डिस्टॉर्टेड सी फिल्म है, लेकिन आप इस वक्त ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये वनमानुष जो है ये डब्बे के ऊपर डब्बा रखने की कोशिश कर रहा है ताकि वो किसी प्रकार से उस केले को पकड़ पाए। कोहलर ने दूसरे प्रयोग में एक पिंजरे के बाहर केला रखा और सामने छड़ी रख दी, तो देखा कि चिंपांजी छड़ी के सहारे से केलों को सरका रहा था पहले प्रयोग में। दूसरे प्रयोग में उसके पास छोटी छड़ी रख दी, केले के पास बड़ी छड़ी रख दी, तो चिंपांजी ने छोटी से बड़ी छड़ी को सरकाया और बड़ी छड़ी से फिर केले को सरकाया। तीसरे प्रयोग में क्या किया कि दो छोटी छोटी छड़ी रख दी और चिंपांजी ने दोनों छड़ियों को एक दूसरे से जोड़ा, आप यहां देख सकते हैं, और फिर केले को सरका लिया। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रयोग एक वनमानुष की सूझ को, बुद्धिमत्ता को, इंटेलिजेंस को, अंतर्दृष्टि को समझने के लिए किए। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से वनमानुषों का यह समूह उस केले के टुकड़े को या केलों को जो ऊपर लटके हुए हैं उन्हें प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए यहां पर ये छड़ी का प्रयोग कर रहे हैं कि क्या पता छड़ी के जरिए इन केलों को प्राप्त कर सके। तो कोहलर के अनुसार यही सूझ है, यही अंतर्दृष्टि है जिसका अकस्मात रूप से प्रादुर्भाव होता है, जो अचानक से आती है और अचानक से हमें समस्या का समाधान मिल जाता है। आइए अब सूझ के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। ये तथ्य यहां पर आपको रिटन स्वरूप में मिलेंगे, लेकिन आपको जो इस वीडियो के साथ पीडीएफ नोट्स दिए जा रहे हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से हस्तलिखित स्वरूप में ये आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले इस महत्वपूर्ण पॉइंट को समझिए कि व्यक्ति जब भी कुछ भी सीखता है, यह बात आप एक तरह से मैं कह सकता हूं कंठस्थ कर लीजिए जब आप गेस्टाल्टवाद को पढ़ रहे हो, जब आप कोहलर के सिद्धांत को पढ़ रहे हो, कि जब भी कुछ भी सीखता है तो वो पूरी समस्या के सभी पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करता है। जैसे वनमानुषों का जो प्रयोग हमने देखा, तो वनमानुषों के पास केले थे, वनमानुष नीचे जमीन पर थे, उन्हें पता था कि उनकी जो हाइट है वो इतनी नहीं है कि वो छूकर केलों को प्राप्त कर सके, लेकिन कहीं उन्हें यह पता था कि वहां बगल में जो एक डब्बा रखा हुआ है, इस डब्बे को मैं जमीन पर रख दूं और मैं अगर उस डब्बे पे चढ़ जाऊं तो अचानक से मेरी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी और फिर शायद मैं उस केले तक पहुंच पाऊं। और यही चीज है कि जब तक आप पूरी समस्या का प्रत्यक्षीकरण नहीं करेंगे, जब तक आप पूरी समस्या के हर एक बिंदु को एक साथ नहीं समझेंगे, तब तक आप समस्या समाधान नहीं करते। और यही बात इसमें लिखी हुई है कि उसमें निहित संयोगों और संयोजन का, कनेक्शन का पूरे तरीके से विश्लेषण करता है। और इसी की बात इस प्रक्रिया के जरिए समझाई गई है कि सूझ की प्रक्रिया कैसे आती है। सबसे पहले पहचानना, किसे, समस्या को, हमारी समस्या क्या है। वनमानुष की प्रक्रिया में समस्या थी केलों को प्राप्त करना। फिर उसमें आपको स्पष्ट रूप से पता हो कि वहां पर समस्या को हल करने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता है, और वो स्पष्टता जब तक आपके साथ में आपकी समस्या को लेकर नहीं होगी, उस समस्या के समाधान में जो भी उपकरण, उपस्कर आपको चाहिए उनको लेकर नहीं होगी, तब तक सूझ का प्रादुर्भाव नहीं होगा, तब तक सूझ का प्रकटीकरण नहीं होगा। अब जैसे ही स्पष्टता आती है, स्पष्टता होती है, या स्पष्ट व्यक्ति के दिमाग में एक तरह से स्पष्टता आ जाती है कि उसे क्या करना है, उसके बाद आपको समझना होगा कि आपके आसपास, आपकी परिस्थिति में, आपके वातावरण में, परिवेश में ऐसा कौन सा संयोग है, ऐसी कौन से रिलेशंस है जिनके जरिए आप इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वनमानुष के प्रयोग की बात करें तो वनमानुष को यह समस्या की पहचान थी कि उसे केलों को प्राप्त करना है। उसे यह बात भी स्पष्ट थी कि वो स्वयं उस केलों को उछलकर या केवल हाथ ऊपर करके प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन उसे यह बात भी समझ में आ गई थी कि पास में जो छड़ी है रखी हुई है, या पास में जो डब्बा रखा हुआ है, बक्सा रखा हुआ है, वो बक्सा उस जमीन से, उस समतल से कुछ ऊंचाई पर है। यानी उस बक्से को अगर मैं इधर ले आऊं और यहां मैं अगर उस बक्से पर खड़ा हो जाऊं तो शायद मेरी हाइट भी बढ़ जाए। और ये सूझ, ये अंतर्दृष्टि जब उसके अंदर आई, ये जब उसने समझा, तो उसको सफलता भी प्राप्त हो गई।
यहां पे सूझ की प्रक्रिया के ये जो 4 चरण है, पहचान, स्पष्टता, समझ और सफलता, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चारों चरण अच्छे से समझ में आ गए होंगे प्रिय विद्यार्थियों। और इसी की बात हम सूझ के सिद्धांत में कोहलर की इनसाइट थ्योरी में करते हैं। कोहलर की इनसाइट थ्योरी से या सूझ से जुड़े हुए कुछ चीजों को समझें तो मैं उससे पहले आपको वनमानुषों के प्रयोग से जुड़ी हुई कुछ चीजें बता देता हूं जिनको आपको याद रखना है। पहला, प्रुशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस, नंबर 1। नंबर 2, 1913 में वनमानुषों पर अध्ययन, 1925 में मेंटालिटी ऑफ एप्स, ये उनकी पुस्तक थी जिसका प्रकाशन हुआ। और जिस वनमानुष को सबसे ज्यादा सफलता मिली उस वनमानुष का नाम था सुल्तान। सुल्तान वो वनमानुष था जिसने केलों को प्राप्त करने में सबसे ज्यादा सूझ का इस्तेमाल किया। अब आइए सूझ की विशेषताएं जानते हैं। कोहलर के ये प्रयोग के बारे में आपको मैंने वीडियो फिल्म दिखाई है। इस प्रयोग के बारे में जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगी जो इस वीडियो के साथ संलग्न है। बहरहाल आप अभी सूझ की विशेषताओं को समझने की चेष्टा कीजिए मेरे साथ। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जब हम सूझ को समझते हैं कि सूझ के आने के लिए उसके लिए उपयुक्त परिस्थिति का बनना आवश्यक है। जब तक वैसी परिस्थिति ही नहीं होगी तब तक सूझ नहीं आ सकती। सुल्तान जिसको उस कमरे में बंद रखा था और अगर वहां पर बक्सा होता ही नहीं तो क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि सुल्तान कभी सोच पाता कि मैं इसके ऊपर चढ़कर अपने केलों को प्राप्त कर सकता हूं? नहीं, कभी नहीं, किसी भी सूरत हाल में नहीं। दूसरी चीज, परिस्थिति के बनने के साथ जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। आप कहेंगे कि प्रत्यक्षीकरण क्या होता है सर, इतनी बार हमने सुन लिया इस शब्द को। तो 2 चीजें होती हैं मित्रों। मैं यहां पर मानसिक विकास से जुड़े हुए 2 संप्रत्यय आपको बताना चाहूंगा। एक है संवेदन और दूसरा है प्रत्यक्षीकरण। एक है सेंसेशन, दूसरा है परसेप्शन, और इन दोनों का बड़ा ही व्यापक अर्थ है, इसे जानिए। संवेदन का अभिप्राय है कि व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों से कोई सूचना ग्रहण करे, और प्रत्यक्षीकरण से अभिप्राय है कि ज्ञानेंद्रियों से जो सूचना व्यक्ति ने ग्रहण करी है, मस्तिष्क उस सूचना का पूरी तरह से कंपाइलेशन करे और मस्तिष्क उस पूरी सूचना को एक तरह से चेक करे, स्टडी करे, प्रोसेस करे, एक तरह से प्रसंस्करण करे उसका कि एक्चुअली हो क्या रहा है। साधारण भाषा में बात करूं तो आप गली से जा रहे हैं, किसी के घर की खिड़की जो कि रसोई की खिड़की है वो बाहर खुलती है और वहां से एक बड़ी खुशबूदार महक आई और आपके जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन्होंने संवेदन किया कि यह किसी व्यंजन की महक है, बस यह एक महक है। लेकिन प्रत्यक्षीकरण जब दिमाग कर रहा है तो उसे पता चल गया कि यह महक तो गाजर के हलवे की है साहब। तो प्रत्यक्षीकरण और संवेदन से इतना सा ही अर्थ है। संवेदन का मतलब सहज ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग द्वारा किसी सूचना को ग्रहण करना और उस सूचना का जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो होकर दिमाग में आपको जब पता चले कि सूचना आखिर क्या थी, यह प्रत्यक्षीकरण है। अब बक्सा तो वहां रख दिया, लेकिन अगर सुल्तान उस बक्से के जरिए यह प्रत्यक्षीकरण ही नहीं कर पाता कि इस बक्से की जो ऊंचाई है वो मैं जिस जगह खड़ा हूं उस ऊंचाई से ज्यादा है, तो कैसे बात बनती।
और यहीं से तीसरा पॉइंट आ रहा है कि जो भी अधिगम करता है उसके लिए यह जरूरी है कि समस्या और परिस्थिति में एक संबंध की स्थापना होना भी जरूरी है। जब तक समस्या और परिस्थिति में संबंध ही नहीं बनेगा तब तक कैसे बात बनेगी। मान लीजिए वहां पर बक्से की जगह कोई और अपरेटस रखा हुआ होता, ऐसा अपरेटस जिसको खींच के लाया ही नहीं जा सकता इधर, तो क्या उस समस्या और परिस्थिति में कोई संबंध बन पाता? क्या वो जो सॉल्यूशन वहां पर रखा हुआ था वो वाकई में एक समाधान के रूप में उपयोग में आ पाता? नहीं आ पाता। और इसके लिए एक और चीज कहते हैं कि आपको क्रमिक रूप से, संगठित रूप से संतुलित प्रयास करने चाहिए। समाधान प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि आप प्रयास करते रहे। यहां पर हो सकता है आपके मन में एक डाउट आए कि साहब आप शुरू से कहते जा रहे हो कि यह साहचर्य के विरोध में आया हुआ आंदोलन था, साहचर्य के विरोध में आया हुआ संप्रदाय था, तो इस संप्रदाय ने प्रयास के लिए जगह क्यों रखी? यह ऐसा क्यों कह रहा है कि प्रयास करना जरूरी है? क्योंकि खुद कोहलर मानते हैं कि जब हम प्रयास करते रहते हैं, बहुत सारे समाधानों के ऊपर प्रयास त्रुटि करते रहते हैं, तब हमें अपने चिंतन को कुछ क्षणों के लिए विराम देना चाहिए, जिसे उद्भवन नाम से हम जानते हैं। इंक्यूबेशन। और ये इंक्यूबेशन क्या है? समाधान की प्रक्रिया में क्षणिक विराम। जब आप क्षणिक विराम देते हैं अपने चिंतन को, तब चिंतन और ज्यादा तीव्र गति से प्रत्यक्षीकरण करता है और वहां पर आपके क्रमिक, संगठित और संतुलित प्रयास आपके लिए स्वयं में, आप तो शारीरिक रूप से, मनोगतिक रूप से कोई कार्य नहीं कर रहे हो, पर चिंतन बड़ी तीव्र गति से होता है और वहीं पे सूझ जो है वो जन्म लेती है, वहीं पे सूझ जन्म लेती है। अब मैं इस तरफ का नहीं, यहां का एक सिद्धांत, यहां का एक बिंदु ले रहा हूं लेफ्ट साइड का, और वो ये है कि सूझ अचानक से आती है, अकस्मात है। इसीलिए ये एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अगर ये एक व्यवहारवादी प्रक्रिया होती तो लगातार बार बार आप एक तरह का अनुबंधन करते रहते और अनुबंधन से सूझ आ जाती। नहीं, अनुबंधन की जरूरत नहीं है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, अचानक से आती है, और अचानक से आती है इसीलिए इसके अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचनाएं बनने की प्रक्रिया होती है। संज्ञानात्मक स्तर पर संरचनाएं, कॉग्निटिव लेवल पर संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स बनते हैं और तब जाकर सूझ का निर्माण होता है। क्योंकि यह संज्ञानात्मक है, क्योंकि यह अचानक है, क्योंकि यह यांत्रिक, माफ कीजिएगा, साहचर्य के विरोध में है, इसीलिए सूझ यांत्रिक नहीं है। और याद कीजिए पावलव को जब हमने पढ़ा, जब हमने स्किनर को पढ़ा, तब हमने विलोपन की अवधारणा पढ़ी कि अगर समय पर उद्दीपक ना दिया जाए तो सीखी गई अनुक्रिया या अधिगम प्रक्रिया भुलाई जा सकती है, लेकिन सूझ अगर एक बार आ जाए तो उसकी प्रकृति स्थायी होती है। एक बार आने के बाद वो नहीं जाती, वो फिर पूरी तरह आपको याद रहती है। अक्सर ऐसा होता है, टिफिन जो है हम खोलने की कोशिश करते हैं, नहीं खुलता, फिर अचानक से आता है यार टिफिन ही तो है, मारो जमीन के, धड़ से मारते हैं और टिफिन खुल जाता है। ये एक तरह की सूझ है, ये एक तरह की सूझ ही तो है, और इसकी प्रकृति स्थायी है, इसीलिए ये एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित हो सकती है। गेस्टाल्टवादियों का जो हम सिद्धांत देखते हैं, अधिगम अंतरण का सिद्धांत देखते हैं, जिसको आरोपण का सिद्धांत भी कहते हैं, वो आरोपण का सिद्धांत कुछ और नहीं है बल्कि सूझ का ही एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में ट्रांसफर है। क्लियर? फिर जब इस सूझ से इतना सब कुछ हो रहा है तो और क्या क्या हो सकता है? इस सूझ से साहब दक्षता आती है, इंटेलिजेंस, दक्षता। आप निपुण होते हो किसी समस्या का समाधान करने में, तो क्या सूझ आयु और अनुभव से प्रभावित होगी? बिल्कुल होगी।
सूझ में व्यक्तिगत भिन्नताएं निहित हैं, ये आयु और अनुभव से प्रभावित है। जब हम व्यवहारवाद को पढ़ते हैं तब हम यांत्रिक प्रक्रिया की बात करते हैं और कहते हैं किसी भी व्यक्ति को कुछ भी सिखा सकते हो, बस वैसी परिस्थिति बना दो। लेकिन यह कहता है कि अनुभव और आयु भी बड़ी महत्वपूर्ण है और व्यक्तिगत भिन्नता भी बड़ी महत्वपूर्ण है। और सूझ और समझ का आधार क्या है? बौद्धिमता। व्यक्ति कितना कुशल है, कितना कुशाग्र है, कितना बुद्धिमान है, इस बात पर निर्भर करेगी कि उसके अंदर सूझ के विकास की प्रक्रिया कैसे जन्म लेगी। और इसीलिए यहां पर आहा अनुभव अचानक से यह होती है, इसीलिए आहा अनुभव की बात करी है, यूरेका की बात करी है। तो सूझ को लेकर इतनी सारी चीजें हमने, इतनी विशेषताएं सूझ की जानी। प्रश्न अगर आ सकता है आपकी परीक्षा में तो यह आ सकता है कि कोहलर द्वारा प्रतिपादित सूझ के सिद्धांत की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। ये विशेषता जो इस वक्त आप इस डायग्राम के जरिए देख रहे हैं, इन विशेषताओं को आप जो नोट्स प्रिंट आउट लेंगे वहां बहुत ही शालीन, सहज और लेजिबल हैंडराइटिंग में लिखी गई हैं वो विशेषताएं, तो आप वहां से इनको देखकर प्रिंट आउट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं अंतिम खंड की, और अंतिम खंड है कि कोहलर के द्वारा प्रतिपादित जो यह सूझ का सिद्धांत है, इसका शैक्षणिक दृष्टिकोण से क्या उपयोग है और इसका किस प्रकार से हम एक अधिगम के पूरी स्तर पर मूल्यांकन कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, फिर वही बात करते हैं कि यह यांत्रिक नहीं है। यांत्रिक नहीं है तो इसका संबंध है बुद्धिमता से। जिसका बुद्धिमता से संबंध है उसका सृजनात्मकता से भी संबंध है। सृजनात्मकता से है तो क्रियाशीलता से संबंध है। और इसके जरिए अब सारी चीजों को जानने, पहचानने, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, सूझ किसमें सहायक होती है? सूझ सहायक होती है, अंतर्दृष्टि सहायक होती है बुद्धि के विकास में, कल्पनाशीलता के विकास में, सृजनशीलता के विकास में। सूझ क्योंकि यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है तो यह किस पर बल देगी? ये खोजने पर बल देगी। आप अपने हिसाब से चिंता करो, अपने हिसाब से दिमाग लगाओ कि किसी परीक्षा का या किसी समस्या का समाधान क्या हो सकता है, तो यह अन्वेषण पर बल देगी। ये बल देगी पूरी समस्या के अवलोकन पर। उसको देखो, समझो और खुद से कोशिश करो कि उस समस्या का क्या हल निकल सकता है, यानी कि प्रत्यक्षीकरण पर बल। अनुभव के संगठन व पूर्णता पर बल देती है कि आपने पूर्व में अगर कोई अनुभव प्राप्त किया है तो उस अनुभव के संगठित स्वरूप को आप इस्तेमाल कीजिए, संगठित स्वरूप को आप रखिए और फिर उसकी एक तरह से उसका उपयोग कीजिए पूर्ण रूप से समस्या पर, ताकि आपको समाधान मिल पाए। यह अध्यापक को प्रयत्नशील बनाने पर भी जोर देती है। पहले तो क्या था, टीचर बार बार चीजें रटवा देता था बच्चों को, बच्चे याद कर लेते थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां अध्यापक को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बच्चे में सूझ का विकास हो गया तो हो सकता है वो अध्यापक की ही बोलती बंद कर दे। और इसीलिए ये सूझ जो है, ये संगीत जैसे कठिन विषयों को, दर्शन शास्त्र जैसे कठिन विषयों को सीखने में लाभदायक है। केमिस्ट्री का मैंने एक उदाहरण आपके सामने दिया है। केमिस्ट्री का जो ये पूरा खेल है, फिजिक्स का जो पूरा खेल है, भाई न्यूटन के सामने सेब गिरा, आपके और मेरे लिए सेब गिरता तो हम पकड़ के उसको खा जाते, लेकिन न्यूटन के दिमाग में एक सूझ आई, एक इंसाइट आई कि ये सेब ऊपर से ही नीचे क्यों गिरा। जरूर नीचे कुछ ऐसा है जो चीजों को खींचता है, सूझ है। अधिगम को पूर्ण से अंश और मूर्त से अमूर्त की ओर जो विधि ले जाती है, गेस्टाल्टवादी जो विधि है, वो इसी के ऊपर आधारित है। अनुसंधान, समस्या समाधान, ऐसी विषय वस्तुओं को लेकर अगर आप पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें भी सूझ का यह सिद्धांत बड़ा ही सहायक है। गणित जैसे विषयों को समझने में बहुत सहायक है। अनुसंधान के लिए अगर कोई व्यक्ति आगे जाना चाहे तो उसके लिए सहायक है।
आइए अब समझते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि गेस्टाल्टवाद क्या है। जर्मन भाषा का शब्द है। मैक्स वर्थहाइमर ने इसके ऊपर सबसे ज्यादा खोज की है। उसके बाद वर्दीमर, कॉफका, कोहलर, कोबन, ये सब लोग, कर्ट लेविन, ये सब इससे जुड़े हुए रहे। किसी वस्तु को छोटे छोटे भाग में न देखकर उसको पूर्ण रूप से देखना। बालक जब अधिगम करता है तो वस्तु के समग्र पक्षों को एक साथ देखता है, एक साथ उनका प्रत्यक्षीकरण करता है। गेस्टाल्टवाद साहचर्य के विरोध स्वरूप अस्तित्व में आया। यह उद्दीपक अनुक्रिया को व्यर्थ मानता है, इंद्रिय संवेदन को व्यर्थ मानता है। यह कहता है कि बालक यांत्रिक नहीं होता, विवेकशील होता है, एकीकरण पर बल देता है, संश्लेषण पर बल देता है, समग्र परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण द्वारा अनुक्रिया की बात करता है। परीक्षण की कसौटी गेस्टाल्टवाद की देन है। कोहलर ने इसी के लिए सूझ का सिद्धांत दिया था। कहा कि सूझ वास्तविक परिस्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक समाधान है। अधिगम की यह प्रक्रिया समग्र परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर घटित होती है। सीखना यांत्रिक नहीं है, अन्वेषणात्मक है, और सूझ अचानक विकसित होती है। उसके बाद इसकी जो प्रक्रिया है उसमें पहचान, समस्या को पहचानना, फिर स्पष्टता समस्या को लेकर, फिर आपको समझ होना चाहिए कि किस प्रकार से आप समाधान तक जा सकते हो, और अंत में समाधान। कोहलर का प्रयोग वनमानुषोपन रहा। मेंटालिटी ऑफ एप्स उनकी किताब का नाम है। हमने इसके बाद देखा कि उनकी जो सूझ है जिसकी बात वो करते हैं, उस सूझ की क्या क्या विशेषताएं हैं, और अंत में हमने जाना कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से क्या इसकी उपयोगिता है। बहरहाल आपने इस वीडियो को देखा, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। और वीडियोस के बगल में नोट्स का सेक्शन है, ऊपर जब आप चेक करिए नोट्स लिखा हुआ होगा, वहां पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको सभी सिद्धांतों के सभी पक्षों के नोट्स मिल जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।